सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज जीएसटी का टॉपिक है सप्लाई इन जीएसटी, यानी जीएसटी के अंतर्गत किसको सप्लाई माना गया है। क्योंकि जीएसटी सप्लाई पर लागू होता है, जो कि गुड्स एंड सर्विस की हो सकती है। गुड्स की सप्लाई होती है, जैसे ए व्यक्ति मैन्युफैक्चरर हैं, बी को सप्लाई किया, फिर बी द्वारा सी को किया, सी द्वारा कस्टमर को किया, तो सभी जगह सप्लाई पर जीएसटी लागू होता है। अब जीएसटी क्या है, तो जीएसटी यानी में सप्लाई किसको माना है। टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी, जो भी टैक्सेबल इवेंट घटनाएं होती हैं वो क्या है, सप्लाई मानी गई है। अब कौन कौन सी हो सकती हैं। माल एवं सेवाओं की आपूर्ति में बहुत ही घटनाएं होती हैं, जैसे सप्लाई के लिए आदेश प्राप्त होना, यानी सबसे पहले जब अपन माल खरीदेंगे तो अपने पास आदेश प्राप्त होगा, आपूर्ति की तैयारी भी की जाएगी और फिर लास्ट में उसकी सप्लाई कर दी जाएगी, फिर सप्लाई के बाद बिल जारी किया जाएगा और भुगतान प्राप्त होगा। ये सारी घटनाएं किस में मानी जाएगी, सप्लायर में मानी जाएगी। यानी ये कौन सी घटना होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जैसे ए हैं बी से माल खरीद रहा है, ठीक है, ए बी से माल खरीद रहा है, तो सबसे पहले जब बी से माल खरीदेगा तो ये आदेश प्राप्त करेगा पहले तो कि मेरे को इतनी चीज़ें जैसे 500 बुक्स चाहिए, बी से ए को 500 बुक्स चाहिए, तो ये आदेश देगा, ठीक है। फिर आदेश इसको प्राप्त हो जाएगा बी को, फिर आदेश प्राप्त होने के बाद वो तैयारी करेगा आप सप्लाई करने के लिए, पैकिंग वगैरह करेगा, फिर ए के पास भेजेगा, फिर जब भेज जाएगा तो फिर इसको बिल भी जारी करेगा भेजने के बाद, सप्लाई करने के बाद, और फिर ए द्वारा इसको भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ किसके में मानी जाएगी, टैक्सेबल इवेंट में मानी जाएगी। उपरोक्त सभी प्रकार में कर योग्य घटनाएं कौन सी हैं, अर्थात जीएसटी कब लागू होता है। सभी प्रकार की सेवाओं में जीएसटी सप्लाई पर लागू होता है, यानी जो सप्लाई है इनमें जीएसटी लागू होता है। अब सप्लाई में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, तो माल एवं सेवाओं से संबंधित सभी सप्लाई, जैसे सेल्स, बेच दियो माल अपने आप सप्लाई होगी, ट्रांसफ़र कर दियो, एक्सचेंज कर दियो, जैसे कुछ किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ ले लियो तो वो भी सप्लाई मानी जाएगी। लाइसेंस पे देना, यानी कोई लीज पे दे दी कोई खान, किराए पर देना, पट्टे पर देना, अवलेखन जो कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर किया जा चुका है, प्रतिफल होना, आपूर्ति दी गई है, वो सभी व्यवसाय संबंधित गतिविधियों में की गई। ये संबंधित सारे कार्य बिजनेस एंटिटी के लिए हो रहे हों, जैसे एक्सचेंज करना, लाइसेंस पे देना, ट्रांसफ़र करना, डायरेक्ट बिक्री करना, सेल्स करना, ये सारी चीज़ें सप्लाई में शामिल मानी जाएगी। यदि सेवा आयात प्रतिफल के बदले में किया गया है, यानी सेवा इम्पोर्ट किया है उसके बदले में कोई सर्विस या गुड्स का ट्रांसफ़र किया जाए, चाहे वे व्यवसाय की सामान्य गतिविधि क्यों नहीं हो, तो जी वो सप्लाई मानी जाएगी। इसके अलावा क्रिया अनुसूची, जो अनुसूची 1 यानी शेड्यूल 1 में कुछ चीज़ें गई हैं वो डिम्ड मानी गई है, यानी सप्लाई तो नहीं होती लेकिन सप्लाई मान ली जाएगी जीएसटी के अंतर्गत। वो क्रिया जो अनुसूची 2 में है वो आगे देखेंगे। कौन सी इवेंट को जी सप्लाई में शामिल नहीं किया है, तो अनुसूची 3 नेगेटिव लिस्ट सर्विस हैं, वो टैक्सेबल नहीं है, कर योग्य नहीं है, तो सप्लाई में शामिल नहीं किया जाएगा। अपने आप जब सप्लाई नहीं मानी जाएगी तो टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि टैक्स में सप्लाई में टैक्स लगता है। सरकार द्वारा निर्दिष्ट सेवाएं जिनकी आपूर्ति नहीं मानी गई, यानी या गवर्नमेंट द्वारा बोल दिया है कि इनको सप्लाई नहीं माना जाएगा तो नहीं मानेंगे भाई, और फर्स्ट है नेगेटिव लिस्ट है तो उसको भी सप्लाई नहीं माने जाएंगे।
इसके अलावा सरकार के पास अधिकार हैं कि वो उन लेन देनों को निर्दिष्ट कर सके उन्हें जिन्हें माल पर आपूर्ति सेवा आपूर्ति किया जाना ही है। या फिर गवर्नमेंट ये सोच ले कि इसको सप्लाई माना जाएगा, इसको नहीं माना जाएगा, तो फिर अपन उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट करते हैं। अब जो डेफिनेशन है उसका एनालिसिस करेंगे। सप्लाई वस्तु एवं गुड्स की होनी चाहिए। जो सप्लाई होगी, आपूर्ति होगी, वो या तो वस्तु की होनी चाहिए या सर्विस की होनी चाहिए। यानी कि जो टैक्स लगता है इसका नाम ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यानी वस्तु एवं सेवा कर। प्रतिफल होना चाहिए, यानी कुछ वस्तु का लेन देन होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं जो शेड्यूल 1 में हैं। सप्लाई व्यवसाय की सामान्य गतिविधि में होनी चाहिए। इसमें भी अपवाद है किसका? सर्विस का आयात। आपूर्ति एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा दूसरे कर योग्य व्यक्ति को होनी चाहिए। यानी सप्लाई होगी जो एक टैक्सेबल व्यक्ति से दूसरे टैक्सेबल व्यक्ति को होनी चाहिए। आपूर्ति कर योग्य वस्तु सेवा की होनी चाहिए। जो सप्लाई होगी ऐसी वस्तु की होनी चाहिए जो नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, यानी उसमें टैक्स लगता है, यानी कि जीरो रेट वाली गुड्स नहीं होनी चाहिए। अब अपन बात करेंगे गुड्स क्या हैं। अपन ने ये तो देख लिया सप्लाई गुड्स एंड सर्विस की होनी चाहिए। तो गुड्स में हर प्रकार की चल संपत्ति को वस्तु माना गया है, लेकिन इसमें मनी एवं मुद्रा एवं प्रतिभूति यानी मनी एंड सिक्योरिटीज़ को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन निम्न को शामिल किया गया है, जैसे एक्शनेबल क्लेम, वाद योग्य दावे, जिसमें अनसिक्योर्ड डेटर्स और बिल्स रिसेबल यानी BR, यानी कि मुद्रा और सिक्योरिटीज़ को तो शामिल नहीं किया गया है किसमें? गुड्स में, लेकिन BR और डेटर्स को शामिल किया गया है। ग्रोइंग क्रॉप यानी उगी हुई फसल हैं जो ज़मीन से जुड़ी हैं, पेड़ पौधे हैं, इनको भी गुड्स में शामिल किया है। सर्विस जो कि 102 सेक्शन के अंतर्गत सर्विस किसको माना गया है? सेवा। कोई भी क्रिया जो वस्तु नहीं है, यानी जो गुड्स में शामिल नहीं है और उसमें टैक्स लग रहा है, वो सर्विस मान ली जाएगी। मुद्रा एवं प्रतिभूतियों को शामिल नहीं किया। इनमें भी देखो मनी और सिक्योरिटीज़ को शामिल नहीं किया है, लेकिन निम्न को शामिल किया जाएगा। यूज ऑफ मनी, कंजर्वेशन मनी, एक्सचेंज सर्विस रिलेटेड, इन सबको शामिल किया गया है। कंसीडर यानी प्रतिफल। कंसीडर मौद्रिक गैर मौद्रिक हो सकता है। आपूर्ति यानी सप्लाई के लिए दिया गया एडवांस और डिपॉजिट तभी प्रतिफल माना जाएगा जब सप्लाई करता उसका उपयोग कर ले और वापस नहीं करे। यानी कि कंसीडर यानी प्रतिफल वो माना जाएगा जैसे A द्वारा B को माल बेचा और B ने इसको पेमेंट कर दिया, न कि वस्तु वापस रिटर्न कर दी। अगर इसने वस्तु को रिटर्न कर दिया तो सप्लाई माना है नहीं है, उसमें GST नहीं लगेगा। अगर GST लगा भी दिया तो रिफंड करना पड़ेगा वापस उसको, कस्टमर को। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इसका भुगतान कर दिया गया हो और वस्तु को वापस नहीं लौटाया गया हो तो सप्लाई मानी जाएगी। किसी कार्य को करने या न करने पर मौद्रिक मूल्य भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें सब्सिडी को शामिल नहीं किया जाएगा। अब इन चीज़ों में जो सब्सिडी को शामिल नहीं किया जाएगा। शेड्यूल 1 केस वेयर सप्लाई विदाउट द कंसीडर इज ट्रीट सप्लाई डिम्ड सप्लाई, यानी शेड्यूल 1 में है जो कंसीडर नहीं होगा, प्रतिफल मूल्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको सप्लाई मान लेंगे। आपूर्ति के लिए प्रतिफल के लिए होना आवश्यक है, लेकिन निम्न परिस्थितियों में प्रतिफल यानी कि सप्लाई के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जैसे A द्वारा B को कुछ माल बेचा या सर्विस की सप्लाई की या वस्तु की सप्लाई की, तो कुछ वस्तु उसको मिलनी चाहिए, कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए उसको, या उसके बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी मिले फिर भी उसको सप्लाई माना जाएगा। जो कौन सी कंडीशन हो सकती है? फर्स्ट है व्यवसाय संपत्ति का अस्थायी रूप से स्थानांतरण। जैसे पिता से अपने बेटे को कोई संपत्ति होती है, वो उसको प्राप्त होती हैं, तो वो एक तरह से सप्लाई नहीं है, फिर भी उसको सप्लाई माना गया है और GST लगाया जाएगा। यदि कोई संपत्ति जो जब तक व्यवसाय में उपयोग में आ रही है और उसका किसी और स्थायी स्थानांतरण हो जाता है, जैसे दान देना
होल्डिंग कंपनी द्वारा सब्सिडी कंपनी को हस्तांतरण, इसे भी आपूर्ति माना जाएगा, लेकिन तभी उस संपत्ति पर इनपुट टैक्स लिया जा चुका है। यानी एक बड़ी कंपनी है, बी छोटी कंपनी है, इसका मालिक एक्स है, इसको कुछ चीज़ सप्लाई कर रहा है अपनी ही कंपनी को, फिर भी वो सप्लाई मानी जाएगी। या फिर दान में दे दिए फिर भी सप्लाई मानी जाए। जैसे एक कंपनी को 10 लैपटॉप खरीदे हैं जिस पर आईटीसी 1 लाख रुपए चुकाया। अब लैपटॉप प्राप्त होने पर कंपनी ने आईटीसी ले लिया, ठीक है, बाद में लैपटॉप स्कूल में डोनेट कर दिया, तो जो डोनेट किया है उसको सप्लाई माना जाएगा और टैक्स देना पड़ेगा किसको? जिसने डोनेट दिया है। यदि आपूर्ति संबंधी व्यक्ति रिलेटेड पर्सन या डेस्टिनेट पर्सन के बीच हो तो उसे भी आपूर्ति माना जाएगा। अब रिलेटेड पर्सन को जब एक के दूसरे की संस्था में ऑफिसर या डायरेक्टर हो, एक दूसरे के साझेदार हो, नियोक्ता कर्मचारी हो, या एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की संस्था का 25% या ज़्यादा का वोटिंग पावर या मताधिकार अंश ले रखे हो, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता हो, तीसरा व्यक्ति दोनों को नियंत्रित करता हो, ये सारी चीज़ें रिलेटेड पर्सन में आती हैं और इन पे भी सप्लाई माना जाएगा और टैक्स लगाया जाएगा। जो एक ये एक्टिविटीज़ होती हैं तो फिर वो टैक्सेबल होगी। दोनों मिलकर तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, फैमिली मेम्बर भी हो या किसी अन्य व्यक्ति का एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो भी अपन को सप्लाई माना जाएगा और टैक्स लगाया जाएगा। दूसरा है डेस्टिनेट पर्सन, यानी पृथक व्यक्ति कौन होता है? ये किसी व्यक्ति या संस्था के एक से ज़्यादा राज्यों में शाखाएं हैं तो हर राज्यों के लिए अलग से जीएसटी रजिस्टर होगा। जैसे ए व्यक्ति हैं, वो बिजनेस करता है जिसका एमपी और राजस्थान अलग अलग हैं, बिजनेस हैं, तो इसमें भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, इसमें भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऐसी स्थिति में एक ही संस्था के व्यक्ति द्वारा 2 शाखाएं जिनका रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, तो इस पर्सन को जिसका व्यवसाय एमपी यूपी दोनों जगह हैं तो इसको पृथक व्यक्ति माना जाएगा और सप्लाई मानी जाएगी, क्योंकि एमपी वाला जो संस्था है वो यूपी वाले को अगर माल की कोई सप्लाई करता है तो सप्लाई मानी जाएगी, हालांकि है खुद का ही फिर भी सप्लाई मानी जाएगी। यदि एक ही संस्था को 2 शाखाएं जिनका रजिस्ट्रेशन अलग अलग है आपस में एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं तो आपूर्ति सप्लाई माना जाएगा, यही बात आ गई। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन के अलावा अन्य कोई गिफ्ट दिया जाता है, उसका मूल्य 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो इसकी भी सप्लाई माना जाएगा। यानी कोई नियोक्ता किसी कंपनी में कोई कर्मचारी काम करता है, उसको सैलरी के अलावा कोई गिफ्ट मिलता है जिसकी वैल्यू 50,000 से अधिक है तो वो भी सप्लाई मानी जाएगी और जीएसटी लगाया जाएगा। यदि प्रिंसिपल द्वारा एजेंट को कोई आपूर्ति दी जाती है तो वो भी सप्लाई मानी जाएगी। बिना प्रतिफल सेवा का आयात डीम्ड सप्लाई व्यवसाय की गतिविधियों में शामिल है। ये सूची में निर्धारित किया गया है कौन सी आपूर्ति यानी सप्लाई को वस्तु की या सेवा की सप्लाई मानी गई है। ट्रांसफ़र और टाइटल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट विथ ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, एग्रीमेंट ऑफ विच गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, लैंड एंड बिल्डिंग, लीज हैं, टेंट्स हैं, लाइसेंस हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी। जॉब वर्क, सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। यानी किसको तो सप्लाई गुड्स माना जाएगा, यानी सप्लाई क्या गुड्स की क्या आपूर्ति होगी और सेवा की क्या आपूर्ति होगी। ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स, तो परमानेंट को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। गिवन फॉर यूज, अगर काम यूज करने के लिए दी हुई एसेट्स तो सर्विस मानी जाएगी। और डिस्क्लोजर और विनिंग, अगर जीत ली हैं तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी। रेंटिंग ऑफ एल एंड यानी कंसिडर ऑफ बिल्डिंग, ईटीसी ऑफ सेल्स एग्जेम्प्ट, कंसिडर रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन, राइट ऑफ यूज सॉफ्टवेयर, इन सबको सर्विस माना गया है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट को सप्लाई माना जाएगा, सर्विस माना जाएगा, सर्विस की सप्लाई मानी जाएगी। और लास्ट में सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द
यूनिकोड, बार कोड, तो इनको भी एसोसिएशन, इनको भी सर्विस मानी जाएगी। अब नेगेटिव लिस्ट में कौन कौन सी लिस्ट है जो शेड्यूल 3 में दी गई है। इस सूची में उन सेवाओं को शामिल किया गया है जो नेगेटिव लिस्ट में हैं, अर्थात जिन पर जीएसटी लागू नहीं होगा। इन पर यानी जीएसटी लागू नहीं होगा। नौकरी के दौरान एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉय को दी जाने वाली सर्विस, कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा दी जाने वाली सर्विस, एमपी एमएलए को दी जाने वाली सर्विस, किसी कर्मचारी के चेयरमैन या डायरेक्टर या सदस्य के रूप में दी गई सर्विस, अंतिम क्रिया से संबंधित सर्विस, जिस अंतिम संस्कार से संबंधित यानी मुर्दागर की संबंधित सर्विस, शव को परिवहन में की गई यानी बॉडी को अगर हॉस्पिटल से वहाँ पे ले जाया जाता है तो ऐसी सर्विस को भी एग्जम्प्ट रखा गया है। ज़मीन एवं भवन से बिक्री से संबंधित और लॉटरी, शर्त, जुआ आदि को छोड़कर वाद योग्य दावे, यानी इनमें तो लगेगी लॉटरी, शर्त और जुआ, इनमें तो जीएसटी लगेगा। कंपोजिट एवं मिक्स सप्लाई किसको माना जाएगा? कंपोजिट सप्लाई उसको माना गया है इसमें 2 या 2 से अधिक मदों की आपूर्ति होती है, या 2 या 2 से अधिक वस्तु होती हैं उनकी आपूर्ति होती है, प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती हैं। यानी एक वस्तु की सप्लाई की, ए वस्तु की सप्लाई की और बी वस्तु अपने आप उस सप्लाई में आ गई, वो वस्तु कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी। अर्थात होटल में सेवा में रूम, अब अगर आपने रूम किराए पर लिया तो वाईफाई और फोम अदर से संबंधित सर्विस अपने आप आ जाती हैं। जैसे वाईफाई की फैसिलिटी, टेलीफोन आ गया, उसमें सारी फैसिलिटी। अगर रूम तो आपने रेंट किसका दिया? रेंट का दिया, तो जो टैक्सेबल हैं सारी चीज़ें, वो जो रूम वाली टैक्स होगी वही टैक्सेबल होगी, होटल पर लगने के बराबर होगी। यानी जो सर्विस होगी, सर्विस का मूल्य जो, जैसे आपको होटल के साथ, रूम के साथ टेलीफोन और एसी वगैरह की जो सर्विस दे रखी है वो उसी में इंक्लूड मानी जाएगी। मिक्स सप्लाई वो होती हैं, मिक्स सप्लाई में जैसे कोई 2-3 प्रकार की वस्तुएं हैं जिसमें अलग अलग टैक्स लगता है, उसको मिक्स करके कोई यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हाईएस्ट जो टैक्स रेट होगी वो अप्लाई होगी। जब किसी आपूर्ति में 2 या 2 से अधिक मदों को प्रदान और एक दूसरे पर निर्भर न हो तो मिक्स सप्लाई मानी जाएगी। जीएसटी में रेट उन मद में जीएसटी के रूप में बराबर होगी, हाईएस्ट है। यदि इसमें से कोई मद कर मुक्त नहीं है तो हाईएस्ट रेट लागू होगी। ड्राई फ्रूट के पैकेट में काजू, बादाम मिक्स अलग अलग शामिल है और इनके अलग अलग रेट हैं। जैसे 4 प्रकार के प्रोडक्ट उसमें मिक्स हैं, ए में 18% है, बी में 12% है, सी में 5% है प्रोडक्ट और डी में 0% है। इन सबको मिक्स करके उस प्रोडक्ट की वैल्यू 25,000 में, तो इसमें हाईएस्ट रेट है 18%, तो 18% की रेट से जीएसटी लग जाएगा 4500। तो ये बात मानी जाती है मिक्स सप्लाई। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।